मुआज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वैसे तो इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान इजराइल और फ़लस्तीन की तरफ ही है, मगर इसी बीच हमारी दुनिया में कुछ ऐसे नए और बड़े काम भी हो रहे हैं कि अगर फ़लस्तीन और इजराइल का इशू नहीं होता तो इन्हीं सब मैटर्स पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही होती। इसी तरह का एक मामला हुआ है 1 जनवरी 2024 को कि जब एक नया मुस्लिम देश वजूद में आया और जिसके वजूद में आने से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हलचल मच गई है। इस मुस्लिम देश के वजूद में आने से आसपास के देशों में जो हंगामा होना था वो तो है ही, मगर उससे भी ज्यादा हलचल, उससे भी ज्यादा डर का माहौल अमेरिका, तुर्की, इजिप्ट और इस तरह के कुछ और बाकी देशों में दिखाई दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई वो तो ठीक है कि जिस देश से ये नया देश पैदा हुआ है, हो सकता है उसके लिए तो ये टेंशन की बात हो, लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इसने कैसे हलचल मचा दी है। तो चलिए इसी को समझने और इस नए देश के वजूद में आने के पीछे की पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करते हैं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आजकल फलस्तीन के सपोर्ट में यमन के हूतीज जो भी कर रहे हैं उसकी वजह से आप सभी लोग लाल सागर यानी कि रेड सी, बाबुल मंदेब नाम से खूब वाकिफ हो चुके होंगे। वही बाबुल मंदेब के जहां से यमन के हूतियों ने इजराइल जाने वाले समुद्री जहाजों पर रोक लगा दी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाबुल मंदेब के एक तरफ तो यमन वाक़ है, लेकिन उसके दूसरी तरफ कौन कौन से देश मौजूद हैं? ये चीज हम मैप के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस मैप पर नजर डालोगे तो आप पाएंगे कि जो ये पूरा इलाका है वो यमन है और ये जो एरिया है वो रेड सी का है, और ये है वही बाबुल मंदेब के जहां से यमन के हूतियों ने लाल सागर को ब्लॉक किया हुआ है। और इसी रेड सी और बाबुल मंदेब के लिए हूतियों ने बोला है कि हम यहाँ से किसी भी इजरायली जहाज को नहीं गुजरने देंगे। और इसी बाबुल मंदेब के दूसरे किनारे पर जो देश हैं वो हैं इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया वगैरह। इनके अलावा भी यहाँ पर इन सभी के बीच में एक और ऐसी ताकत मौजूद है जिसका ना तो कभी हमने नाम सुना है और ना ही उसका नाम आज तक दुनिया के नक्शे पर मौजूद है, और वो नाम है सोमालीलैंड। हाँ दोस्तों, मैं सोमालिया नहीं बल्कि सोमालीलैंड ही बोल रहा हूँ, जो सोमालिया का अलावा एक अलग देश है। ये वो देश है जो पहले कभी अंग्रेजों को गुलाम हुआ करता था। 1960 में जब इसको अंग्रेजों से आजादी मिली तो इसको सोमालिया का हिस्सा बना दिया गया था। फिर एक ऐसा वक्त आया कि जब सन 1980 में सोमालिया में सिविल वार शुरू हो गई थी। इसके बाद 1991 में सोमालिया से सोमालीलैंड नाम का देश अलग हो गया और सोमालीलैंड के लोगों ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया। आज के दौर में ये देश सोमालिया से बिल्कुल अलग रहता है और इसकी अपनी खुद की सरकार भी है, इलेक्शन भी होते हैं, अपनी करेंसी भी है और अपनी आर्मी भी है, बाकायदा अपना पासपोर्ट भी इशू करता है और अपना वीजा भी इशू करता है। यानी कि हर तरह से ये हिस्सा सोमालिया से आजाद हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी ये देश पूरी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है। इस देश को आजाद हुए 32 साल हो चुके हैं, मगर अभी तक इसको अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मान्यता नहीं मिली है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि जब तक अफ्रीकन यूनियन इसको देश के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर लेती तब तक हम इसको मान्यता नहीं दे सकते। और अफ्रीकन यूनियन का कहना है कि अगर इस तरह से अलग अलग छोटे छोटे देशों को मान्यता देते रहेंगे तो अफ्रीका और भी ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। और यही वजह है कि आज तक सोमालीलैंड में किसी दूसरे देश की एम्बेसी तक मौजूद नहीं है। ब्रिटेन ने सोमालीलैंड को एक देश के रूप में मान्यता देने पर विचार विमर्श शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक तो कोई फाइनल फैसला इस पर नहीं लिया गया है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपनी कहानी में दूसरे मेन कैरेक्टर के बारे में, और वो मेन कैरेक्टर है इथोपिया। अगर आप सोमालीलैंड और जिबूती के पीछे देखेंगे तो आपको इथोपिया नाम का एक बड़ा सा देश नजर आ जाएगा। वैसे देखा जाए तो ये देश रेड सी से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मगर दिलचस्प बात यह है कि रेड सी के इतना करीब होने के बावजूद भी ये एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब होता है कि कोई भी देश जिसकी सीमा कहीं पर भी समुद्र से ना लगती हो, और यकीनन इस तरह की स्थिति किसी भी देश के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी का सबब बन सकती है। और किसी भी देश के लिए समुद्र की क्या अहमियत होती है, इस बात का अंदाजा आप लोगों को इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में रेड सी को लेकर के आ ही गया होगा। यहाँ पर आप लोगों को यह बात भी क्लियर कर देना जरूरी है कि ये इथोपिया नाम का देश हमेशा से ही लैंडलॉक नहीं हुआ करता था, बल्कि इसका बॉर्डर भी समुद्र के साथ बड़े इलाके से लगा करता था। मगर सन 1991 में इसका एक बड़ा टुकड़ा उस वक्त अलग हो गया था जब इथोपिया के बेशुमार लोगों ने बगावत करते हुए अपना एक अलग देश घोषित कर दिया था, जिसको आज हम इरिट्रिया के नाम से जानते हैं।
جو जिबूती के बिल्कुल बगल में मौजूद है और लाल सागर के साथ अपना एक लंबा बॉर्डर शेयर करता है। तभी से इथोपिया जो आबादी के एतबार से तो अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है ही, मगर एरिया के एतबार से भी इसको अफ्रीका के बड़े देशों में गिना जाता है। ये पूरा देश लैंडलॉक हो गया है। उसके बाद से ही इथोपिया को बाकी दुनिया के साथ व्यापार वगैरह करने में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, और जितना भी व्यापार वो कर पा रहा था उसमें भी वो पूरी तरह से जिबूती जैसे देशों पर मुनहसर होकर रह गया था। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इथोपिया का 95% एक्सपोर्ट इंपोर्ट जिबूती से होकर ही गुजरता है, जिसके लिए इथोपिया को $1.5 बिलियन सालाना सर्विस चार्ज के तौर पर जिबूती को अदा करना होता है, और ये राशि इथोपिया जैसे गरीब देश के लिए बहुत बड़ी राशि बन जाती है। मतलब ये है कि जब जिबूती चाहता है तभी इथोपिया का व्यापार बाहरी दुनिया के साथ हो पाता था, और जब वो चाहता है कि इथोपिया के व्यापार को ब्लॉक कर देना है तो वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। यही वजह थी कि इथोपिया एक लंबे वक्त से कोई दूसरा ऑप्शन भी तलाश कर रहा था। मतलब वो भी पूरी तरह से ये कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह से उनको भी कोई समुद्री हिस्सा मिल जाए, चाहे अब वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। और आखिरकार एक लंबे वक्त के बाद 1 जनवरी 2024 को इथोपिया को इसमें कामयाबी मिल ही गई, क्योंकि उसने सोमाली लैंड के साथ एक लंबी डील कर ली है। एक ऐसी डील के जिसने पूरी दुनिया की राजनीति में एक हलचल मचा दी है। हलचल कैसे मचा दी है इस पर वीडियो के अंत में बात करेंगे। बहरहाल इस डील के तहत अब इथोपिया को अगले 25 साल तक सोमाली लैंड के सी पोर्ट पर यानी कि बंदरगाह पर एक्सेस मिल चुका है। यानी कि सोमाली लैंड का जो पोर्ट है उसका मालिकाना हक अगले 50 साल तक इथोपिया का पास रहेगा, और बदले में इथोपिया ने सोमाली लैंड को एक देश के तौर पर मान लिया है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इथोपिया एक ऐसा पहला देश बन गया है जिसने सबसे पहले सोमाली लैंड को एक देश के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है, जो यकीनी तौर पर सोमाली लैंड के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और यही वजह है कि इस डील के होने के बाद पूरे सोमाली लैंड में एक जश्न का माहौल था, क्योंकि उनको पूरे 32 साल बाद किसी एक देश ने इससे ही एक देश के रूप में मान्यता दे दी है। इस डील के तहत जहां एक तरफ इथोपिया अब नेवी फोर्स वगैरह तैयार करने में कामयाब हो जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ इथोपिया ने सोमाली लैंड की इकोनॉमिकली हद से ज्यादा मदद करने का भी वादा किया है, यानी कि उसकी तरक्की दिलाने में मदद करेगा। दोस्तों, इस डील को कंप्लीट होने के बाद और एक देश के तौर पर इथोपिया के सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज करने के बाद सबसे गर्म रिएक्शन जो आया है वो सोमालिया से आया है, और जाहिर सी बात है इसकी तो पहले से ही उम्मीद थी, क्योंकि सोमालिया अभी भी सोमाली लैंड को अपना हिस्सा जो मानता है। और फिर वैसा ही कुछ रिएक्शन सोमालिया के सपोर्टर अमेरिका और इजिप्ट वगैरह से भी देखने को मिला है। मगर दोस्तों, जिन देशों के रिएक्शन ने दुनिया को चौंकाया है वो है तुर्की, अफ्रीकन यूनियन और OIC। वही OIC जो 57 मुस्लिम देशों का एक संगठन है। इन सभी ने सोमालिया को सपोर्ट किया है और कहा है कि सोमाली लैंड सोमालिया का ही एक हिस्सा है, और साथ ही साथ इथोपिया के इस कदम की इन सभी देशों ने निंदा करते हुए कहा है कि ये एक गलत काम किया गया है। अब क्योंकि अमेरिका सोमालिया के सपोर्ट में है तो यूरोपियन यूनियन ने भी इसकी निंदा की है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या इन दोनों देशों का भी किसी ने साथ दिया है या नहीं। तो हाँ दोस्तों, कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने इन दोनों का भी साथ दिया है, और ये वो सारे देश हैं जो अफ्रीका में ही साहिल के किनारे पर मौजूद हैं, और जिनमें पिछले कुछ सालों में हद से ज्यादा एंटी फ्रांस, एंटी वेस्ट माहौल देखा गया है। बल्कि फ्रांस का असर खत्म करने के लिए कई देशों में एक के बाद एक तख्ता पलट भी हुए हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ माली, बर्किना फासो, नाइजर जैसे उन सारे बेशुमार अफ्रीकी देशों की कि जहां पर पिछले करीब 1-1.5 साल में एक के बाद एक तख्ता पलट हुए हैं, और साथ ही साथ फ्रांस आउट, वेस्ट आउट के नारे भी सुनाई दिए थे। बहरहाल दोस्तों, एक लंबे वक्त के बाद सोमाली लैंड को एक कामयाबी तो मिल चुकी है, और साथ ही साथ एक ऐसा साथी देश भी मिल गया है जो उसको अब एक देश के रूप में रिकॉग्नाइज कर चुका है। मगर फ्यूचर में इसके साथ क्या होगा, क्या दुनिया इसको एक देश के रूप में एक्सेप्ट करेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो में अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।